प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आपको मैंने पिछले वीडियो में प्राथमिक समूह के बारे में पढ़ाया था। आज हम द्वितीयक समूह पर चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। चार्ल्स कुले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है, न कि द्वितीयक समूह की। इतना अवश्य है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही द्वितीयक समूह की अवधारणा का विकास हो सका। जॉर्ज सी हॉमन्स तथा किंग्सले डेविस आदि विद्वानों ने द्वितीयक समूह पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर डेविस ने द्वितीयक समूह के संबंध में लिखा है कि द्वितीयक समूहों को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। बेरिस्टेड ने कहा था कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह में पाई जाने वाली विशेषता के विपरीत प्रकार की विशेषताओं को व्यक्त करने वाले समूह को हम द्वितीयक समूह कहते हैं। आगमन और निम्कॉफ ने लिखा है कि द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। लुंडबर्ग उन समूह को द्वितीयक समूह मानते हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। तो अब तक हमने जो परिभाषाएं पढ़ी उससे स्पष्ट है कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना यहाँ आवश्यक नहीं है। ऐसे समूह में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय होते हैं। अब हम द्वितीयक समूह की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। द्वितीयक समूह, ये समूह जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। इन समूहों में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। यहाँ संचार के साधनों द्वारा सदस्यों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। इन समूहों में शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। इनका आकार प्राथमिक समूह की तुलना में काफ़ी विस्तृत होता है। ये समूह व्यक्ति के जीवन के किसी विशेष पहलू से संबंधित होते हैं, अतः ये व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को ही साधारणतः प्रभावित कर पाते हैं। इन समूहों में सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। इनमें संबंध संविदा या समझौते की प्रकृति के होते हैं जो निश्चित नियमों एवं शर्तों के आधार पर बनते हैं। संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। यहाँ व्यक्ति के बजाय परिस्थिति का महत्व ज़्यादा होता है। यहाँ संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति के बीच छुओ और जाओ के संबंध होते हैं। ये समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं, अतः इनका स्वतः विकास नहीं होता। जैसी ही आवश्यकता बदलती है उनके साथ ही इन समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। अब हम द्वितीयक समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष पर चर्चा करेंगे या उसके लाभों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहला जो लाभ है इसका वो है सामाजिक प्रगति एवं परिवर्तन में सहायक। ये समूह सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक प्रगति में योग देते हैं। इन समूहों के प्रभाव से व्यक्ति तार्किक दृष्टिकोण को अपनाता है, भाई भतीजावाद से कुछ सीमा तक मुक्त होता है और प्रथाओं, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से छुटकारा प्राप्त करता है। इन समूहों में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवहारों से परिचित होता है और उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। ये समूह व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा की ओर प्रेरित करते हैं, उसे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं, भविष्य के प्रति आशावान बनाते हैं तथा अपने प्रयत्नों के आधार पर नवीन परिस्थिति अर्जित करने के लिए नए नए अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा जो लाभ है वो है व्यक्ति में जागरूकता पैदा करते हैं। ये समूह व्यक्ति और समाज में जागरूकता उत्पन्न करने में भी योग देते हैं। ये व्यक्ति में विवेक को जागृत करते हैं, तार्किक दृष्टिकोण अपनाने में उसकी सहायता करते हैं। इन समूहों के माध्यम से व्यक्ति में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की भावना का विकास होता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण तथा श्रम को प्रोत्साहन। ये समूह व्यक्ति को श्रम के महत्व से परिचित कराते हैं, उसे कर्मठ बनाते हैं, श्रम का पुरस्कार देकर उसे अधिक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये समूह व्यक्ति में जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करते हैं, उसकी गतिशीलता में वृद्धि करते हैं। इस समूह के माध्यम से व्यक्ति में उदारता एवं सहिष्णुता भी आ जाती है क्योंकि वह इनके विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिलकर काम करता है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक। आज के जटिल औद्योगिक समाजों में इन समूहों के माध्यम से ही सामाजिक नियंत्रण बनाया
जा सकता है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां और धर्म आज विविधतापूर्ण जटिल समाजों में प्रभावशाली ढंग से सामाजिक नियंत्रण नहीं रख सकते। यहाँ तो पुलिस, अदालत, कानून तथा प्रशासनिक संगठनों के माध्यम से ही व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है। अब हम द्वितीयक समूह के अपकार्य दोषों पर चर्चा करते हैं। अभी हमने जो विवरण पढ़ा या जाना, उससे हम यह नहीं समझना चाहिए कि द्वितीयक समूह सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से पूर्णतः प्रकार्यात्मक ही है। वास्तविकता तो यह है कि इनका अपकार्य पक्ष भी है। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं जनसंख्या के बढ़ने से महानगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक समूहों के योग से बृहद समाज का रूप उभर कर सामने आया। इन महानगरों में द्वितीयक समूह की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ चारों ओर भीड़ से घिरे रहने वाले तथा हर समय अपने को सैकड़ों हजारों लोगों के बीच पाते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसमें सूनापन पाया जाता है, उसे कहीं आत्मीयता दिखाई नहीं पड़ती। वह यहाँ सर्वत्र संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाता है। व्यक्ति समाज में रहता हुआ भी अलगाव महसूस करता है। यहाँ व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अपना उसका कोई नहीं है, सब पराये हैं, परिचित होते हुए भी अपरिचित हैं। यहाँ स्वार्थ के कारण व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं। द्वितीयक समूह के प्रभाव से पड़ोस और परिवार भी अछूते नहीं है। यहाँ भी व्यक्ति अपने स्वयं के हितों को प्रधानता देने लगे हैं। उनमें व्यक्तिवादिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीर स्टेन ने बताया कि यह बार बार सिद्ध हो चुका है कि सर्वप्रथम महान फ्रेंच समाजशास्त्री इमाइल दुर्किम के द्वारा कि उनमें आत्महत्या की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिनमें प्राथमिक समूह संबंध सर्वाधिक शिथिल होते हैं। स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक संबंधों का अत्यधिक महत्व है। प्राथमिक और द्वितीयक संबंधों की विवेचना के आधार पर हम यह कह सकने की स्थिति में हैं कि जटिल समाजों में द्वितीयक संबंधों का विकास न तो प्राथमिक समूह की आवश्यकता को कम करता है और न ही उसकी सदस्यता को। अब हम प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर को जान लेते हैं। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक समूह में सदस्यों में शारीरिक समीपता पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों में शारीरिक समीपता की कमी पाई जाती है। प्राथमिक समूह सदस्यों में स्थायी संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों में अस्थायी संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध अनौपचारिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध स्वतः निर्मित होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संबंधों को जानबूझकर बनाया जाता है। प्राथमिक समूह के जो संबंध है सर्वांगीण होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के संबंध विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं। प्राथमिक समूह के जो संबंध होते हैं वैयक्तिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के जो संबंध होते हैं वो अवैयक्तिक होते हैं। ऐसे प्राथमिक समूहों में नियंत्रण प्राथमिक एवं अनौपचारिक साधनों के द्वारा होता है, जबकि द्वितीयक समूहों में नियंत्रण के द्वितीयक एवं औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक समूह में संबंध स्वयं साध्य होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध स्वयं साध्य नहीं होते हैं। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में हम की भावना का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने द्वितीयक समूह की अवधारणा पढ़ी, साथ ही साथ हमने प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर को जाना। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।